गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ द क्लास 12th, इंडिया इकोनॉमी एंड पीपल, यानी कि इंडिया के लोग और उसकी आर्थिक एक्टिविटीज़ की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव बस्तियाँ। क्या बोलते हैं? मानव बस्तियाँ, यानी कि कहाँ आदमी बसा हुआ है, मानव के द्वारा बनाई हुई बसने के जो स्थान होते हैं उन्हीं को मानव बस्तियाँ बोला जाता है। तो दोस्तों यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड, ये जो है ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, जिसको हमने पहली बात कर ली, इसको बोलते हैं मानव बस्तियाँ। तो दोस्तों मानव बस्तियाँ होती क्या हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट का बेसिक मीन्स क्या होता है? घरों का समूह है, क्लस्टर ऑफ डिवेलिंग्स ऑफ एनी टाइप्स और साइज, यानी कि घरों का जो समूह होता है जिसमें मनुष्य रहते हैं, वेयर ह्यूमन बींग्स लिव, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट। यानी कि जो घर होते हैं, हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं वेरियस टाइप की, ठीक है, उनका जो समूह होता है जहाँ पे इंसान रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट। यानी कि लोगों के द्वारा बसे हुए वो स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं, दैट कॉल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि मानव बस्तियाँ। ह्यूमन सेटलमेंट बेसिक मीन्स, यानी कि ये जो है यहाँ पे एक डेफिनेशन हो गई कि ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ डिवेलिंग्स, घरों का समूह है जो साइज और आकार के होते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं, वही अपने आप में ह्यूमन सेटलमेंट या फिर मानव बस्तियाँ कहलाती हैं। मानव बस्तियाँ, ठीक है। अब दोस्तों मानव बस्तियाँ, तो बस्तियाँ जो होती हैं यानी कि जहाँ पे इंसान बसते हैं वो क्या होती हैं? मानव की बस्तियाँ, ठीक है। फॉर दिस पर्पज पीपल में एरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर एंड कमांड सम एरियाज टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है कि इसका जो मुख्य पर्पज है, इसका मुख्य पर्पज जो है, इसके लिए लोग मकान और अन्य इमारतों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पीपल में इरेक्ट हाउसेज और अदर स्ट्रक्चर, वो क्या बनाते हैं? कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं, कुछ मकान बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और वो ऐसा एरिया होता है जिस एरिया के ऊपर वो थोड़ी सी कमांड रखते हैं, कुछ टेरिटरी ऐसी होती है जिसके ऊपर वो क्या रखते हैं? कमांड रखते हैं। और उनका आर्थिक जो सपोर्ट बेस होता है वो उनका क्या होता है? आर्थिक, यानी कि वो वहीं से भरण पोषण करते हैं, खुद का वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए जाने वाला कुछ ऐसा एरिया जिसके ऊपर वो कमांड रखते हैं और वहीं से उनका क्या होता है? भरण पोषण, पालन पोषण होता है, इकोनॉमिक सपोर्ट बेस उनको माना जाता है। तो एक ऐसा एरिया होता है, उस ऐसी टेरिटरी होती है जिसके ऊपर वो क्या रखते हैं? कमांड रखते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर क्या बसाते हैं हम? ह्यूमन सेटलमेंट। So thus the process of settlement inherently involves groupings of people and apportionings of the territory as their resources base, यानी कि जितने भी हम यहाँ पे क्या करते हैं? आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र का स्वामित्व करते हैं, वहीं पे इनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का हम क्या करते हैं? विभाजन करते हैं, आवंटन करते हैं। यानी कि संसाधनों के आधार पे हम कुछ क्षेत्र को हम क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। टेरिटरी को क्या कर देते हैं? रिसोर्सेज के आधार पे हम उनको बांट देते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। ये बाकी तो फालतू बातें हैं, आपको इतना ही ध्यान करना है कि ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है कि मानव के जो घर होते हैं उनका समूह ही क्या कहलाता है? ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे लोग रहते हैं। सिंपल सी बात यही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट होती हैं, मानव की जो बस्तियाँ होती हैं, वो अपने आप में भिन्न भिन्न होती हैं, वेरी करती हैं वो साइज और टाइप के आधार पे। उनकी साइज अलग अलग होती है और उनके टाइप भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम उनके टाइप और साइज पढ़ेंगे। दे रेंज फ्रॉम ए हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ए हैमलेट क्या होती है? जो छोटी छोटी ढाणियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हैमलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप गाँव में रहते हो तो गांव से अलग, जैसे जहाँ पे 10 या 15 घर या फिर 40 से 50 घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ढाणियाँ बोलते हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या होती हैं? जिनको हम बोलते हैं महानगर। महानगर जो होते हैं, तो महानगर जैसे मुंबई, दिल्ली, ये क्या हैं? बड़े बड़े महानगर हो गए। तो उनका परिसर पल्ली से लेकर महानगर तक होता है, छोटी ढाणी से लेकर बड़े बड़े
महानगरों तक होता है। यानी कि जो ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं ना, वो छोटी सी ढाणी में भी पाए जाते हैं और बड़े बड़े शहरों के अंदर भी पाए जाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे इंसान रहता है वो रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाएगा, चाहे वो शहरों में रहे चाहे गाँव में रहे। तो गाँव में आपको पता है छोटी छोटी ढाणियाँ देखने को मिलती हैं और शहरों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। उन्हीं को हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं, सिंपल। वहीं पे विथ साइज एंड इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सेटलमेंट चेंज एंड डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों जो ह्यूमन सेटलमेंट होती हैं, चाहे वो गांव में हो, छोटे छोटे घर हों, या फिर शहरों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ हमें आर्थिक लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ सामाजिक लक्षण दिखाई देते हैं। अब आपको पता है दोस्तों, गाँव के अंदर जैसे जिसको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट, और यहाँ पे क्या हो गया अर्बन सेटलमेंट। ये शहरों के अंदर बिल्डिंग्स और ये गांव के अंदर। अब गांव के मकान जो होते हैं वो आपको पता है थोड़े कच्चे हो सकते हैं, वहाँ पे जो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग देखने को मिलता है और शहरों के अंदर अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वहीं पे मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहते हैं। वहीं पे अर्बन जो लोग होते हैं वो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहते हैं। गांव के जो लोग हैं वो आपको पता है सोशल डाइवर्सिटी के अंदर, यानी कि बड़े बड़े समूह के अंदर रहते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के अंदर रहते हैं, संयुक्त परिवार के अंदर रहते हैं। बट शहरों के अंदर इनके खिलाफ चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर छोटे छोटे परिवार होते हैं, एकल परिवार देखने को मिलते हैं। और शहरों के अंदर लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। वहीं पे रूरल सेटलमेंट जो होते हैं वो कच्चे इसीलिए होते हैं क्योंकि रूरल जो सेटलमेंट होते हैं वहाँ पे पैसे की थोड़ी सी तंगी रहती है, तो घास फूस के मकान भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, सोशल स्ट्रक्चर अलग देखने को मिलता है। सेटलमेंट जो होती है वो चेंजेस देखने को मिलती है इकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकली भी, यानी कि वहाँ पे हमें कुछ सामाजिक संरचना वहाँ पे बदल जाती है और साथ ही वहाँ पे वहाँ की जो पारिस्थितिकी होती है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी होती है, और वहाँ पे प्रौद्योगिकी भी अलग होती है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ जो अर्बन पीपल होते हैं, यानी कि शहरों के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एकल परिवार में रहते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं। बट गाँव के अंदर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। गाँव के अंदर यानी कि सादा जीवन उच्च विचार वाली लाइफ होती है। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहते हैं, भाईचारा रहता है, परिवार के अंदर रहते हैं, ठीक है, रिश्तेदारी नाता ये सब जो है मानते हैं। यानी कि सोशल जो डाइवर्सिटी हम कहते हैं, सामाजिक जो भाईचारा होता है वो गाँव के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन शहरों के अंदर जो है लोग अपने आप में अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन गाँव के अंदर अपने आप में ग्रुप में रहना, परिवार के साथ चाचा ताऊ नाना मामी ये सब चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी जो संरचनाएं होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग देखने को मिलता है। सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पेशली स्पेस्ड। वहाँ पे जो सेटलमेंट्स होते हैं, बस्तियाँ छोटी और विरल रूप से बड़ी और संकुचित अवस्थी, यानी कि देखो दोस्तों, मकान छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि दे में आल्सो लार्ज भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और क्लोजली स्पेस्ड वो क्या हो सकते हैं, बहुत ही विरल, अपने आप में बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर कॉल्ड विलेज। अब देखो जहाँ पे यानी कि विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियाँ जो मोस्टली किसके अंदर, यानी कि छोटी छोटी जो बस्तियाँ होती हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है, गांव बोला जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि गांव किसको बोलते हैं, तो आपको इतना सा बताना है कि स्पेशली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट एंड दे आर इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ नॉन एज विलेज। यानी कि मोस्टली एक तो वो छोटी छोटी स्मॉल सेटलमेंट्स के अंदर रहते हैं और वो मोस्टली किसके अंदर इंगेज रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि वो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, हंटिंग कर लिया या फिर गैदरिंग कर लिया, उन्हीं के अंदर जो है वो सरवाइव करते हैं। तो मोस्ट ऑफ वहाँ पे सेटलमेंट कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और मोस्ट ऑफ जो पीपल है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ किया करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, विलेज या फिर गाँव बोलते हैं। उसकी अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है, ये अपने आप में क्या हो गई, उसकी स्पेशलाइजेशन हो गई। ऑन दी अदर हैंड यदि हम बात करें अर्बन सेटलमेंट्स की, शहरी जो बस्तियां होती हैं उनकी बात करें, तो उनके अंदर कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी ओर वो थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, विच आर टर्म अर्बन सेटलमेंट, वो अपने आप में लार्ज होते हैं। जो शहरी बस्तियां होती हैं, शहरों के जो मकान होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं, सेटलमेंट बड़े होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अब कोई शहर है, जैसे आप जयपुर में रहते हो, तो जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा इतने
मकान बने हुए हैं कि कम से कम भी लाख गांव एक पूरे शहर में समा जाएं, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े जो सेटलमेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट, यानी कि शहरी बस्तियां, ठीक है। अब शहरी बस्तियां, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इनकी साइज़ होती है वो बहुत लार्ज होती है। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो इनमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहते हैं और वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग या फिर अदर एक्टिविटीज़ के अंदर यानी कि इंगेज रहते हैं। तो आपको ये ध्यान करना है कि जो अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं, शहरी बस्तियां होती हैं, वो साइज़ में बड़ी होती हैं, ठीक है। एंड दे आर इंगेज्ड एंड स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़, यानी कि किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं और नगरीय जो बस्तियां होती हैं उन्हीं को बोला जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिफ्रेंसिएशन बिटवीन दी रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, यानी कि मानव बस्तियों का दो प्रकार आ गए, एक तो ग्रामीण बस्तियां और एक शहरी बस्तियां, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन है, यानी कि डिफरेंसेस हैं, वो कौन कौन से हैं, क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं इन दोनों के बीच में। अब मैंने बता दिया आपको, रूरल जो बस्तियां होती हैं वो कच्ची होती हैं थोड़ी सी और इनकी साइज़ भी छोटी होती है, वहीं पे अर्बन बस्तियां साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं और ये पक्के मकान मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं रूरल के, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहते हैं, बट अर्बन जो सेटलमेंट्स होते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो लोग हैं सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहते हैं। वहीं पे रूरल सेटलमेंट्स के अंदर सोशल और जो इकोनॉमिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखने को मिलती है, वहीं पे यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ लोग हैं वो सोशल डाइवर्सिटी से थोड़े से दूर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में, इन्हीं डिफ्रेंसिएशन के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो डिफ्रेंसिएशन है, डिफरेंस आ रहा है कि जो रूरल सेटलमेंट होते हैं ड्राइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, रूरल सेटलमेंट्स जिनको बोला जाता है, वो अपना भरण पोषण, ड्राइव देयर लाइफ, यानी कि अपनी जीवन को सर्वाइव कैसे करते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ अपना सर्वाइव करने के लिए डिपेंड रहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। किन के ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। यानी कि वो या तो खेती करते हैं या फिर वो क्या करेंगे, हंटिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे, पेस्टोरल करेंगे, पशुओं को चराएंगे, बस इतना ही उनकी एक्टिविटीज़ और उन्हीं के ऊपर वो मोस्टली डिपेंड रहते हैं, ठीक है। वेयर इज़ यदि हम उनके विपरीत बात करें अर्बन सेटलमेंट्स की, तो जो अर्बन सेटलमेंट होता है वो डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि प्रोसेसिंग के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं चीज़ों को प्रोसेस करना, ठीक है। रॉ मटेरियल के ऊपर एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं वो प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनसाइड गुड्स, फिनिश्ड गुड ऑन दी वन हैंड एंड वेराइटी ऑफ सर्विसेज ऑन दी अदर, यानी कि जो अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं वो जो है वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तैयार माल के बनाकर हम उसको मार्केट में सेल करते हैं और वेरियस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनके ऊपर वहाँ पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे पहला रीजन क्या हो गया, पहला डिफरेंस क्या हो गया कि रूरल सेटलमेंट डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड अर्बन सेटलमेंट मोस्टली डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिश्ड गुड ऑन दी वन हैंड एंड वेराइटी ऑफ सर्विसेज अदर सेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। फिर हम बात करें सेकंड डिफरेंस की, सो सिटीज़ एक्ट ए नोडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सिटीज़ होती हैं, अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, वो मोस्टली अपने आप में नोडल का काम करते हैं, सेंटर। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स अपने आप में यानी कि आर्थिक केंद्र मान लो आप, यानी कि सेंटर्स होते हैं मोस्टली ये, यानी कि किसी भी चीज़ का सेंटर होता है, वहाँ से चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सिटीज़ होती है मोस्टली वो अपने आप में इकोनॉमिक ग्रोथ का केंद्र माने जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करते हैं और वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ओनली नॉट अर्बन ड्वेलर्स, यानी कि वो नहीं शहरों के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाते, बल्कि उनके चारों तरफ जितने भी गांव होते हैं उनको भी वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो सिटीज़ जो होती हैं वो नोड्स का, यहाँ पे सेंटर का, यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस एज ए सेंटर होती है, ठीक है। सो मोस्टली जो आर्थिक केंद्र होते हैं, जो नगर होते हैं, वो अपने आप में कार्य करते हैं, न केवल अपने निवासियों को बल्कि अपने चारों तरफ जितनी भी ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनको फूड, जो भोजन होता है, कच्चे माल के बदले वस्तुएं और क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपको ध्यान करना है, ठीक है।
यानी कि हिंटरलैंड जो है ना, चारों तरफ एक सिटी है और इसके चारों तरफ जितने भी गांव आते हैं, जहां तक सिटी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। पश्य भूमि भी बोल देते हैं, हिंटरलैंड को बोलते हैं पश्य भूमि। ठीक है, तो ये पश्य भूमि इतना ही डिफ़िकल्ट है जैसा कि आपको हिंटरलैंड से जितना समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिटर्न में क्या करता है, फूड प्रोवाइड करवाता है और रॉ मटेरियल ले जाता है। यानी कि सिटी जितनी भी होती हैं वो अपने शहरों के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको फूड वगैरह, रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाते हैं, खाना प्रोवाइड करवाता है, फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाती है सिटीज़। और उनके चारों तरफ जितने भी गांव होते हैं उनको भी क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वहीं पे हम बात करें दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी कि ये जो अपने आप में जो रिलेशनशिप है गांव का और शहरों के बीच में, ये कौन प्रोवाइड करवाता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। यानी कि जो परिवहन होता है, साधन होते हैं नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक जितने भी कार्य के आधार पे जितने भी जो संबंध होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, परिवहन और संचार परिवर्तन के माध्यम से स्थापित हुए हैं। तो ये आपको ध्यान करना है कि यानी कि शहर और गांव कैसे जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में आपस में इंटर रिलेशन होता है। यानी कि गांव से रॉ मटेरियल हम शहर में पहुंचा देते हैं और शहर से बना हुआ जितना भी गुड्स होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हम गांव में मंगा लेते हैं जितने अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, थर्ड डिफरेंस आ रहा है कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी कि जो ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां होती हैं उनमें सोशल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। यानी कि सामाजिक संबंध जो होते हैं उनके आधार पे भी हम उनको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। एटीट्यूड एंड आउटलुक, यानी कि मोस्ट ऑफ जो है ना शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं वो मोस्टली दिखावा करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के अंदर रहते हैं। ठीक है, और सोशियाबाजी ज़्यादा है यहाँ पे शहरों के अंदर। वहीं पे हम गाँव के अंदर यदि देखें तो वहाँ की जो लाइफ है वो एकदम साधारण, लोग सिंपल कपड़े पहनेंगे, सिंपल खाएंगे, किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं है, स्ट्रेस फ्री जो लाइफ होती है वो गाँव के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक जो एटीट्यूड होता है शहरों के अंदर कि जैसे घमंड आ जाता है लोगों को कि मेरे पास इतने पैसे हैं, या फिर चीज़ों को सोशियोबाजी करना, दिखाना, वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पे हम बात करें गाँव के अंदर तो इन चीज़ों की वहाँ पे कमी देखने को मिलती है। गाँव के अंदर सिंपल लाइफ लोग जीना पसंद करते हैं और सामाजिक संबंधों के अंदर वो घुले मिले रहते हैं। यानी कि उनके जो संयुक्त परिवार होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उनके रिलेशन जो हैं दूर दूर तक फैले होते हैं। बल्कि शहरों के अंदर जो रिलेशन होते हैं वो इतने प्रगाढ़ या फिर इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशंस अमॉन्ग्स देम आर इंटीमेट। यानी कि जो रूरल पीपल होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं वो अपने आप में थोड़े से कम गतिशील होते हैं। यानी कि वो थोड़े से लाइफ को जीना पसंद ज़्यादा करते हैं और वो अपने आप में थोड़े से आलसी मान सकते हो आप। तो आलसी प्रवृत्ति के रहते हैं, तो इसलिए उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं, उनके जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, इंटीमेट, यानी कि घनिष्ठ पाए जाते हैं। इंटीमेट होता है घनिष्ठ, बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध। ठीक है, तो उनके सोशल रिलेशन इसलिए होते हैं क्योंकि जो है ना लेस मोबाइल होते हैं, वो लेस मोबाइल यानी कि बेसिक हम बात करें वो थोड़े से कम गतिशील या फिर उनके अंदर काम करने की प्रवृत्तियां जो हैं वो कम देखने को मिलती हैं। वहीं पे हम बात करें इन अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड वे ऑफ लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। वहीं पे हम बात करें शहरों के अंदर जो लाइफ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे लोग जो हैं स्ट्रेस के अंदर जीते हैं। ठीक है, यानी कि सारे दिन टेंशन में रहते हैं, मेरे को वो करना है, मेरे को वो अचीव करना है, मेरे को वो करना है। तो सारे दिन उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी फास्ट रहती है। वो सारे दिन अपनी लाइफ को बिजी रखते हैं। ठीक है, चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो उनकी लाइफ जो होती है कॉम्प्लेक्स और फास्ट रहती है। एंड सोशल रिलेशनशिप आर फॉर्मल, तो उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो केवल औपचारिक रूप से होते हैं। यानी कि फॉर्मेलिटीज़, यानी कि जो फॉर्मल ऐसे कि भाई हाँ ठीक है, ऊपर से रामा सामा ही करते हैं वो। ठीक है, और गाँव के अंदर जो है वो रिलेशनशिप अपने आप में काफ़ी प्रगाढ़ होते हैं, काफ़ी घनिष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे फॉर्मल देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी कि हम बात करते हैं ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं, रूरल सेटलमेंट जो होता है उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द बिल्ड अप एरिया एंड इंटर हाउसेज
डिस्टेंस, यानी कि मोस्टली हम ग्रामीण बस्तियों की जो प्रकारों की बात करेंगे तो मानव बस्तियों की प्रकार जो है निर्मित क्षेत्र के विस्तार, उनकी जो साइज होती है उसके अकॉर्डिंग, और उनके जो दूरी होती है उनके बीच के अंदर, उनके आधार पे हम निर्धारित करते हैं। इन इंडिया कॉम्पैक्ट ए क्लस्टर विलेज, हम बात करें इंडिया के अंदर क्लस्टर विलेज ऑफ ए फ्यू हंड्रेड हाउसेज इज ए रेदर यूनिवर्सल फीचर, यानी कि जो भारत में कुछ 100 घरों, यानी कि एक गांव है वहाँ पे कितने घर हैं, 100 घर हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपने आप में ये क्या है, बहुत ज़्यादा युक्त शहद अथवा गुच्छित गांव, विशेष रूप से उत्तरी मैदान, यानी कि मोस्टली जो है ना यहाँ पे पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न प्लेन्स, हावेवर देयर आर सेवरल एरियाज विच हैव अदर फॉर्म्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। देखो भारत के अंदर हम बात करें, जैसे जो क्लस्टर होते हैं, जो क्लस्टर विलेज होते हैं, यानी कि बहुत डेंसली विलेज माने जाते हैं, यानी कि जहाँ पे 100-150 घर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्लस्टर विलेजेस, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करें, जैसे इंडिया के अंदर कोई किसी गांव के अंदर 100 घर मोस्टली बने होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर हाउसेज बोलेंगे, उनको क्लस्टर विलेज बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे गुच्छित गांव बोलते हैं उनको हिंदी में, ठीक है। तो मोस्टली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो मिलते हैं मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के जो मैदान हैं वहाँ पे ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे विच हैव अनदर फॉर्म ऑफ रूरल सेटलमेंट, देयर आर वेरिएशन फैक्टर एंड कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें देखो गांव अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, रूरल सेटलमेंट। जैसे हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो गांव है उनकी साइज़ बहुत बड़ी देखने को मिलती है, वहाँ पे 100-150 घरों का एक गांव देखने को मिलता है। और हम बात करें वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है ना 25-30 या 40 घरों का ही पूरा गाँव मिल जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो है रूरल सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। अब उनको इफेक्ट करने वाले कुछ जो है ना फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम बात करें उनको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन दिस इंक्लूड, जैसे उनके लिए कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं। जैसे हम बात करें फिजिकल फीचर के अंदर मोस्टली हम शामिल करते हैं नेचर ऑफ टेरेन, कि वहाँ की टेरेन कैसी है, वहाँ की जो जलवायु होती है, बसाउट कैसी है, वहाँ का लैंड सरफेस एरिया कैसा है, प्लेन है या फिर वहाँ पे प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं या फिर वैलीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी गांव बसे हुए हैं। एल्टीट्यूड, ऊंचाई कितनी है वहाँ की, क्लाइमेट कैसी है, और वहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग गांव की बसावट हुई है इंडिया के अंदर। तो फिजिकल फीचर के अंदर आ जाएगा नेचर ऑफ टेरेन, वहाँ की जो प्रकृति होती है, भूभाग की जो प्रकृति होती है वो कैसी है, ऊंचाई कितनी है, क्लाइमेट कैसी है, जलवायु कैसी है वहाँ की, और वहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है या फिर नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना गांव, जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं, रूरल सेटलमेंट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर सेकंड फैक्टर है कल्चरल और इथनिक फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे सांस्कृतिक और मानव जातीय जो कारक होते हैं, जिसके अंदर हम सामाजिक सोशल डाइवर्सिटी, कास्ट मान सकते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग भी हमारे इंडिया के अंदर जो रूरल सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि कई गाँव ऐसे होते हैं जो एक ही जाति के होते हैं, कई गाँव ऐसे होते हैं जो एक ही रिलीजन के होते हैं, तो ऐसे भी हमारे जो गाँव बसे हुए हैं रूरल सेटलमेंट देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे साउथ के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहां पे मोस्टली जो है ना तमिल ब्राह्मण्स के गांव मिलेंगे। वहीं पे हम नॉर्थ इंडिया के अंदर बात करें, यूपी बिहार के अंदर, तो कई ब्राह्मणों के गांव मिलेंगे, कई यादवों के गांव मिलेंगे, वहीं पे कई राजपूतों के गांव मिलेंगे। वहीं हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ जाटों के स्पेशल गांव मिलेंगे, गुजरों के गांव मिलेंगे, मीणों के गांव मिलेंगे। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो है ये सोशल फैक्टर्स काम करता है, और उनके गाँव की स्ट्रक्चर या उनकी संरचना जो होती है उनके कास्ट और रिलीजन के ऊपर डिपेंड होती है। थर्ड फैक्टर है सिक्योरिटी फैक्टर। जैसे हम बात करें सुरक्षा संबंधी जो कारक होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी रूरल सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे डिफेंस अगेंस्ट थिफ्ट, जो चोरों से बचने के लिए जो है ना उनके अकॉर्डिंग जो है गांव कई बसे हुए हैं। डिफेंस अगेंस्ट थिफ्ट एंड दी रॉबरीज, यानी कि चोरियां और डकैतियों से सुरक्षा करते हुए सुरक्षा संबंधी कारक भी इनको प्रभावित करते हैं। वहीं पे रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी पुट इनटू 4 टाइप्स, यानी कि रूरल सेटलमेंट को हम मोस्टली 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। फर्स्ट इज क्लस्टर्ड
एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिटेड है, यानी कि वो अपने आप में काफ़ी डेंसली गांव होते हैं, बड़े बड़े गांव, जिनको हम क्या बोलते हैं, गुच्छित बस्तियां, या फिर अपने आप में संकुलित, ठीक है, यानी संकुलित यानी कि बहुत बड़ा गांव, ठीक है। फिर है सेमी क्लस्टर, यानी कि थोड़े से अर्धगुच्छित, जिनको बोला जाता है, या फिर छोटे छोटे गांव। फिर हैमलेटेड, छोटी छोटी ढाणियाँ, या फिर एकाकी, जैसे पूरे जो चारों तरफ जो है ना आपको एक या दो घर मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी छोटी डाणियाँ हो गई, जहाँ पे आपको 15 या 20 जो है घर मिल जाएंगे। वहीं पे सेमी क्लस्टर जो होते हैं वहाँ पे आपको 80 से लेकर 90 तक जो है वो घर मिल जाएंगे। वहीं पे जो क्लस्टर होते हैं वो 100 से मोर देन 100 जो है हाउसेज देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं रूरल सेटलमेंट्स को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, यानी कि इसको बोलते हैं गुच्छित बस्तियाँ, हिंदी में बोलते हैं गुच्छित बस्तियाँ। तो गुच्छित बस्तियों का बेसिक मीन्स ये है कि आपस में मिले हुए घर, जैसे यहाँ पे घर है, इनसे ही सटके जो है घर हो रहे हैं, ऐसे घर बने हुए हैं गाँव के अंदर, ठीक है। तो गांव की जो यानी कि मोस्ट ऑफ जो गांव है ना 100-150 घरों का यानी कि जो गांव होता है उसको बोलते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, गुच्छित बस्तियां। सो क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज ए कॉम्पैक्ट ऑफ क्लोजली बिल्ड अप एरिया ऑफ हाउसेज, यानी कि यहाँ पे जो घर होते हैं वो आपस में क्लोज होते हैं, काफ़ी नियर बाई होते हैं, और यहाँ पे संकुलित रूप से वो मकान पाए जाते हैं। In this type of village, the general village area distinct and separated from the surrounding farms, barns and pasture, यानी कि जो गांव होते हैं वो आपस में किस प्रकार से अलग होते हैं, तो अपने खेतों, जो चारों तरफ जो खेत फैले होते हैं उनके अकॉर्डिंग खेतिहानु, बार्न्स क्या होते हैं, खलिहानु, और चारागाहों से पृथक वो आपस में एक दूसरे से होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना, जैसे मैं बात करूँ 150-200 घर यहाँ पे है, फिर 150-200 घर यहाँ पे, तो इनके बीच में बड़े बड़े खेत आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें दिस क्लोजली बिल्ड अप एरिया एंड इट्स intervening street present some recognizable patterns of geometric shapes such as the rectangular radial liner, यानी कि इनके जो है ना वेरियस टाइप की जो है ना पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जो क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स होते हैं वो, जैसे मैं आपको बताऊं, अलग अलग पैटर्न के पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि एक तो जो है ना आयताकार कैसा, ऐसा गांव, ठीक है, चारों तरफ जो है ना इस प्रकार से जैसे घर बने हुए हैं चारों तरफ, ठीक है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, आयताकार पूरा गांव, ठीक है। दूसरा जो है अरिये गांव, जैसे कोई नदी जा रही है तो एक यहाँ पे नदी जा रही है उसको लाइनर बोलते हैं, तो यहाँ पे घर हो गए, यहाँ पे घर हो गए, 150-200 जो घर हैं वो नदी के दोनों तरफ जो है देखने को मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं लाइनर पैटर्न, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर जो है अलग अलग पैटर्न के रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर कोई रेलवे लाइन हो गई, नदी की जगह कोई रेलवे लाइन भी हो सकती है, ठीक है। अनेक जो है ना यहाँ पे इनके पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, यानी कि इनकी अलग अलग शेप देखने को मिलती है, और इनके बीच में जो है ना हम बात करें कुछ मध्यवर्ती गलियाँ भी पाई जाती हैं, कुछ यानी कि इंटर विनिंग जो स्ट्रीट होती हैं, मध्यवर्ती जो गलियां होती हैं वो भी पाई जाती हैं यहाँ पे। तो इनकी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे हम आयताकार बात करें या फिर लाइनर बात करें, इनकी अलग अलग शेप होती है, रेक्टेंगुलर, रेडियल, लाइनर अलग अलग होती है, ठीक है। सो इस प्रकार के जो सेटलमेंट्स होते हैं जनरली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो इस प्रकार की जो मोस्टली सेटलमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे जलोढ़ जो मैदान पाए जाते हैं, एलुवियल जो प्लेन पाए जाते हैं, जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उत्तरी पूर्वी जो राज्य होते हैं, उत्तरी पूर्वी हम बात करें उत्तर पूर्व के राज्य जैसे बिहार, यूपी के, वेस्ट बंगाल के या असम के, ठीक है, वहाँ पे इस प्रकार के मोस्टली जो है सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के? क्लस्टर्ड सेटलमेंट, यानी कि अपने आप में एक यहाँ पे पिक्चर जो है दिखा रखी है, देखो इस प्रकार के गाँव, ठीक है। तो ये क्लस्टर सेटलमेंट इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है कि मोस्टली जो घर है ना इस प्रकार के पाए जाते हैं, आपस में इतने कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे बीच में गलियाँ पाई जाती हैं, इनके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, या कोई नदी के चारों तरफ होगा, कोई झील के चारों तरफ हो सकते हैं, या फिर आयताकार हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर जो टाइप होती है, शेप होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो इनका एरिया है वो मोस्टली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस रीजन, यानी कि
कई बार जो है ना यहाँ पे लोग सुरक्षा के कारणों से इन गांवों के अंदर रहते हैं। जैसे कि हम बात करें सिक्योरिटी डिफेंस इन, जैसे बुंदेलखंड रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया, जैसे हम एग्जांपल लें बुंदेलखंड जो है यूपी और एमपी का बीच का जो सेंटर है जिसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं, रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागालैंड। जिस प्रकार से हम सुरक्षा कारणों से भी इस प्रकार के गाँव में लोग रहते हैं, जैसे हमने बात करी कि नागालैंड और बुंदेलखंड के अंदर, ठीक है। जबकि समाज के जो निचले तबके होते हैं इन राजस्थान, यानी कि ये 3 एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना कि इस प्रकार की जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं वो मोस्टली डिफेंस पर्पज से भी बसाए जाते हैं, बुंदेलखंड, नागालैंड और राजस्थान। स्केर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ नेसेसिटेटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऐसी बस्तियाँ गुजरात और यानी कि बाहरी जो लोग होते हैं वो इनमें नहीं बच सकते, और यहाँ पे वाटर की समस्या कई बार जो है देखने को मिलती है, और सेटलमेंट ऑफ मैक्सिमम से यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और इस प्रकार के जो गांव होते हैं वो वाटर को मैक्सिमम अधिक से अधिक यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं अर्धगुच्छित बस्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी जो क्लस्टर होते हैं यानी कि उन गांव से थोड़े से छोटे, जो क्लस्टर्ड गांव होते हैं उनसे थोड़े से छोटे कौन से होंगे, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे इनको हम बोलते हैं अर्धगुच्छित। जैसे हमने जस्ट अभी बात करी थी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की, तो राजस्थान के अंदर पानी की कमी के कारण इस प्रकार के क्लस्टर सेटलमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होते हैं यानी कि पहले एक बहुत बड़ा गांव होता है, उसका धीरे धीरे जो है विभाजन हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ का कोई पावरफुल आदमी था, उसने क्या कर लिया, सेंट्रल वाले पार्ट के ऊपर आधिपत्य कर लिया और उसके चारों तरफ जो है यानी कि लोग जो है उठकर दूसरी साइड जाने लग गए, ठीक है। अब जो छोटे तबके के लोग होते हैं यानी कि उनसे जो डरने वाले लोग होते हैं वो जाकर गांव के बाहर जो है मकान बना लेते हैं, यानी कि सेटलमेंट्स बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़े गाँव का ही क्लस्टर्ड सेटलमेंट का ही डिवीजन होकर सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बनता है, ये आपको ध्यान करना है। यानी कि कोई बड़ा गाँव होता है उसका विभाजन हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सो सेमी क्लस्टर्ड ऑफ fragmented settlements may result from the tendency of clustering in a restricted area of disparate settlements। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो बड़े बड़े गांव होते हैं उनको बड़ी बड़ी जो बस्तियां होती हैं किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का ही अपने आप में क्या है, परिणाम है। तो यानी कि कोई बड़ा गांव था, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो गया, सेमी क्लस्टर्ड हो गया, ठीक है। मोर ऑफन सच ए पैटर्न्स में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम ए सेग्रीगेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ ए लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े क्लस्टर्ड गांव के अलग होने के परिणाम ही उत्पन्न होता है। यानी कि कोई बड़ा गांव था, वो उसके अंदर डिवीजन देखने को मिला तो सेमी क्लस्टर विलेज बनना चालू हो गया। इन दिस केस वन ऑफ द मोर सेक्शंस ऑफ द विलेज, इन केस of the more sections of the village society choose or forced to live a little away from the main cluster of village, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक बहुत बड़ा अधिक जो वर्ग जो अपने इच्छा से बलपूर्वक क्या कर लेता है, गांव की छोटी दूरी पर रहने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में सेमी क्लस्टर जो मकान होते हैं वो बनते हैं, सेटलमेंट्स बनने लग जाते हैं। जैसे हम बात करें पहले जो गांव होते थे बड़े बड़े, वहाँ पे जमींदार होते थे, ठीक है। तो मोस्टली जो डोमिनेट कम्युनिटी होती थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर लिया, कुछ छोटी छोटी जो लैंड होती थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया और वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, अपना मकान बसा लिया। उसके चारों तरफ जो है ना उनके चाहने वालों के मकान बसने चालू हो गए। तो इस प्रकार के जो है ना बलपूर्वक जो गांव बसाते हैं उनको सेमी क्लस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, बड़े गाँव के जो सेंट्रल पार्ट होता है डोमिनेट कम्युनिटी के द्वारा जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, और इस प्रकार के जो क्लस्टर बनते हैं उनको सेमी क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। यानी कि पुराने टाइम पर हम देखते हैं जो जमींदार होते थे, चौधरी होते थे, ठाकुर साहब होते थे, तो वो क्या कर लेते थे, सेंट्रल वाले पार्ट को कब्जाते थे और वहाँ पे अपने हिसाब से जो है ना वो सेटलमेंट्स करते थे। उन्हीं को सेमी क्लस्टर के नाम से जानते हैं। तो वेयर इज पीपल ऑफ पावर स्टार्टा, जो लोकल लोग होते थे, जैसे लोअर स्टार्टा ऑफ सोसाइटी एंड मेनियल्स वर्कर सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज। तो वो जो छोटे लोग होते थे वो क्या करते थे, सेंट्रल वाले पार्ट से उठकर बाहर की तरफ जो है वो चले जाते थे गांव से। तो इस प्रकार से सेमी क्लस्टर यानी कि एक गांव का विभाजन होकर जो छोटे गांव बनते थे, छोटी छोटी ढाणियाँ बन जाती थी इसके चारों तरफ, तो उसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, सेमी क्लस्टर,
ठीक है। इस प्रकार के सच सेटलमेंट आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो इस प्रकार के जो गांव मिलते हैं सेमी क्लस्टर्ड के, वो मोस्टली देखने को मिलते हैं गुजरात प्लेन्स के अंदर और कुछ राजस्थान के हिस्सों में भी, ठीक है। यानी कि एक बड़ा गांव था, उसका डिवीजन हो गया, कुछ जमींदार या फिर डोमिनेट कम्युनिटी ने क्या कर लिया, सेंट्रल वाले पार्ट के ऊपर आधिपत्य कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया उसको। तो वहाँ के जो बीच वाले एरिया के अंदर जो रहने वाले लोग थे वो वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जो है चले गए और वहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, और इसलिए जो है ना गांव का डिवीजन हो गया और वो सेमी क्लस्टर के अंदर डिवाइड हो गया। तो इसी को बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। जैसे आपने जितने भी राजस्थान के अंदर, यदि मैं आपको बताऊं, शेखावाटी एरिया है, हाड़ौती एरिया है, तो वहाँ पे कई गांव ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो मेन गांव था वो तो कहीं दूर था और जो छोटी कास्ट होती थी वो साइड में जाकर बस गई, अलग अलग ढाणियाँ बसा ली। तो जो गांव है, गांव के अंदर कुछ ढाणियाँ भी शामिल की जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑल ओवर गांव इस प्रकार से बन जाता है। ये क्या कहलाते हैं, सेमी क्लस्टर्ड एरियाज सेटलमेंट्स। यहाँ पे जितने भी मकान बसेंगे 40-50, उसको हम बोलेंगे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हेमलेट सेटलमेंट, जिसको हम बोलते हैं ढाणियाँ। जो आप कोई गांव से बिलोंग करता है वो बच्चा समझ जाएगा। अलग अलग रीजन के अंदर इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। कई जगह पन्ना, पारा, पाली, नागला, ढाणी, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो हेमलेट बेसिकली हम एक गांव के अंदर, ये गांव है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग ढाणियाँ, यानी कि ऐसे ढाणियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो जो ढाणियाँ होती हैं, ढाणियों के अंदर जैसे 30-40 घर हो गए, 40-50 घर हो गए, अलग अलग, कोई छोटी ढाणी है, कोई बड़ी ढाणी है। तो इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको हेमलेट सेटलमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। छोटी छोटी ढाणियाँ बन जाती हैं एक गांव के अंदर। सो समटाइम्स सेटलमेंट्स इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग ए कॉमन नेम, ठीक है। तो यानी कि जो बड़े गाँव होते हैं, जिनको इनको कई बार है ना पल्ली बस्तियाँ भी बोलते हैं, ठीक है, पल्ली बस्तियां भी बोलते हैं इनको। तो ये आपको ध्यान करना, कई जगह इनको ढाणियाँ बोला जाता है, ढाणी जो छोटी छोटी होती है, ठीक है। तो कई बार बस्ती जो है ना भौतिक रूप से एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी इकाइयों के अंदर वो बट जाती है, ठीक है। इनका बियरिंग ए कॉमन नेम, दिस यूनिट आर लोकली कॉल्ड पन्ना। इनको कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पन्ना, पारा, पाली, नागला, ढाणी एसेट्रा। तो ये सारे जो है ना इन हेमलेट सेटलमेंट्स के कुछ नाम हैं जो अलग अलग लोकली जो है अलग अलग जगह पे बोला जाता है। ये अपने आप में दिस segmentations of a large village often motivated by the social and ethnic factor, यानी कि यहाँ पे इसको जो डिवाइड करना है किसी विशाल गांव का, ऐसा सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा इस प्रकार का जो है सेगमेंटेशन होता है। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि कोई बड़ा गांव होता है वो अलग अलग इकाइयों के अंदर, यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। किसके कारण वो हो जाता है, सामाजिक और मानव जातीय कारणों के कारण। यानी कि जैसे मैं बात करूँ, एक गांव था, उसके अंदर 25 जो है कास्ट रहती थी, अलग अलग जातियां रहती थी। अब अलग अलग जो है ना, यहाँ से एक आदमी उठ के यहाँ पे उसने मकान बना लिया। अब उसकी जो जनरेशन होगी इर्द गिर्द यहाँ पे बसना चालू हो गई, एक जाति यहाँ पे बस गई, ठीक है, एक जाति का यहाँ पे निकल गया। ऐसे जो है ना अब 25 जातियों ने अलग अलग अपने अपने ढाणियाँ बना ली। अब वो अलग अलग जातियों के कारण अलग अलग ढाणियों के नाम से जानी जाती हैं। तो ये क्या है, ये मानव जनित है, ठीक है। ये यानी कि एथनिक और यहाँ पे सोशल फैक्टर काम करता है। यानी कि जाति के कारण उन्होंने अलग अलग यूनिट बसा ली, छोटी छोटी ढाणियाँ बसा ली, ठीक है। सच विलेज आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स। तो मोस्टली इस प्रकार के जो सेटलमेंट हैं, हेमलेटेड सेटलमेंट्स, मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मध्य और निम्न गंगा के मैदान के अंदर, और छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैली ऑफ द हिमालयाज, और लोअर जो वैली है हिमालय की, वहाँ पे भी इस प्रकार के सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी के अंदर मोस्टली जो है इस प्रकार के हेमलेट सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। हम राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट में भी इस प्रकार के सेटलमेंट देखते हैं। जैसे एक गाँव था, फिर वहाँ से अलग अलग जातियों ने अलग अलग ढाणियाँ बसा ली, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है ना जो सेटलमेंट्स बनते हैं उनको हेमलेट सेटलमेंट्स बोलते हैं, यानी कि छोटी छोटी पल्लियाँ, बस्तियाँ बोलते हैं इनको। लास्ट है डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट्स। तो ये क्या होती हैं, तो डिस्प्लेस्ड जो सेटलमेंट्स होती हैं जिनको प्रक्षिप्त बस्तियाँ बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की होती हैं, तो मोस्टली एकाकी बस्तियाँ। जैसे गांव की तो छोड़ो आप, जैसे यहाँ पे एक मकान है,
यहाँ पे एक मकान है, यहाँ पे एक मकान है, एकाकी मकान, अलग अलग मकान बने हुए हैं। इस प्रकार से मकान जो होते हैं इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट्स, यानी कि एकाकी बस्तियाँ, अलग अलग बनी हुई बस्तियाँ। ठीक है, तो इनको डिस्प्लेस्ड एंड आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हंट एंड हैमलेट ऑफ फ्यू हंट्स इन रिमोट जंगल और ऑन स्मॉल हिल्स विद फार्म्स और पेस्चर ऑन दी स्लॉप्स। यानी कि मोस्टली इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं, एकाकी बस्तियां होती है, वो या तो जंगलों में मिलेंगी। ठीक है, और ये कैसे होती हैं? झोपड़ियाँ, छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो। जो आप कभी उत्तराखंड गए हो या हिमाचल प्रदेश गए हो तो इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स है वो देखने को मिलती हैं। पहाड़ों के अंदर एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, अलग अलग, एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार के जो सेटलमेंट्स होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेस्ड, यानी कि एकाकी बस्तियां इनको बोला जाता है। और मोस्टली ये जो ढालों के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं उनके ढालों के ऊपर ही मोस्टली देखने को मिलती हैं। यहाँ पे झोपड़ियाँ, कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी ढाणियों के रूप में यहाँ पे हम इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे खेतों तथा चारागाह जो होते हैं, पेस्चर होते हैं, उनके रूप में ये दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है, ये छोटी छोटी झोपड़ियों के रूप में या फिर जो माउंटेन्स होते हैं उनके ढालों के रूप में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बस्तियों का जो चरम होता है भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार के अत्यधिक, देखो यहाँ पे जो फार्म्स ऑफ पेस्चर ऑन द स्लोप्स, ये पहाड़ों के स्लोप के ऊपर देखने को मिलती हैं। एक्सट्रीम dispersion of settlement is often skewed by the extremely fragmentation nature of the terrain and land resources base of हैबिटेबल्स एरियाज़, यानी कि इस प्रकार की जो भूमि संसाधन होते हैं आधार के अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका डिवीजन हो जाता है, उसके आधार पर प्रकृति के कारण होता है। जैसे हम बात करें, एक माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, ये पूरा का पूरा जो पहाड़ था वो गिरकर यहाँ पे आ गया। अब जो लोग हैं वो लोगों ने अलग अलग, यहाँ से जैसे लैंडस्लाइड आ गई तो वो यहाँ आके बस गए, कोई यहाँ पे आके बस गया, कोई यहाँ पे आके बस गया। तो ये जो है ना, यानी कि इस प्रकार की जो जितनी भी डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट बनती हैं वो फिजिकल कारणों के कारण बनती है और इनका बहुत ज़्यादा डिवीज़न देखने को मिलता है। ठीक है, भूमि संसाधन आधार के अत्यधिक यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग बस्तियां वो बस जाती हैं फिजिकल कारणों के कारण। ठीक है, इस प्रकार की अगर हम बस्तियों की बात करें तो इंडिया के अंदर कहाँ पाई जाती हैं? तो मोस्टली मैनी एरियाज़ ऑफ मेघालय के कुछ एरियाज़ के अंदर, उत्तराखंड पहाड़ी एरियो के अंदर मोस्टली ये देखने को मिलती हैं। जैसे स्लोप एरिया जहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश, केरला के अंदर इस प्रकार की सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। जहाँ पे पहाड़ होते हैं, यानी फ्लड आ गई, किसी प्रकार का डिजास्टर आ गया, तो लोग क्या करते हैं? अलग अलग एरिया के अंदर जाकर बस जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देख सकते हो, नागालैंड के अंदर जो है इस प्रकार के आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे जो माउंटेन्स के स्लोप के अंदर बसे हुए हैं। ठीक है, इनको एकाकी यानी कि एकांत में बसे हुए मकान भी बोल सकते हो आप, डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट। तो यहाँ पे ये जो है ये टाइप्स ऑफ जो है सेटलमेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं अर्बन सेटलमेंट्स, यानी कि शहरों के अंदर जो बस्तियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, अर्बन सेटलमेंट्स किस टाइप का होता है।